एक साइकिल और एक बैलगाड़ी से रॉकेट लॉन्च करने से लेकर के आज वर्ल्ड क्लास लेवल की स्पेस एजेंसी बनने तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो ने आज उन उपलब्धि को भी हासिल कर लिया है जिन्हें आज तक बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज भी नहीं कर पाई हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसरो के बनने के पीछे स्टोरी क्या रही है, और साथ ही आगे आपको मालूम है कि इसरो को बनाने के पहले कितनी सारी डिफिकल्टीज आई थी। आप में से बहुत कम लोगों को ये चीजें मालूम होंगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसरो की शुरुआत से क्या जर्नी रही है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इसरो के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आगे आने वाले समय में वो क्या क्या है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, इसरो की कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब इंडिया उस वक्त आजाद हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए जस्ट 2 साल ही हुए थे। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दो सबसे बड़े सुपर पावर निकल कर आए थे। इसलिए इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी उस समय पर, क्योंकि उन दोनों देशों के बीच में काफी तनाव था। और इस कोल्ड वॉर की वजह से इन दोनों देशों के बीच में शुरू हो गई एक रेस, स्पेस रेस, यानी कौन सा देश पहले स्पेस में पहुंचेगा। उसके बाद साल 1955 में जाकर के उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि जॉन एफ कैनेडी ने अनाउंस किया कि वो अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाएंगे और स्पेस में लॉन्च करेंगे। और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन ने भी कह दिया कि हम भी अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाएंगे और स्पेस में लॉन्च करेंगे। और फिर बाद में सोवियत यूनियन ही इस रेस में आगे निकल गया और उन्होंने फिर 20 अक्टूबर साल 1957 को जाकर के सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किया। On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. सोवियत यूनियन फिर यहाँ पे रुका नहीं, उसने जस्ट अगले ही महीने एक और अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 2 को भी स्पेस में लॉन्च किया। साथ ही ये सैटेलाइट काफी खास भी था, क्योंकि इस सैटेलाइट में सोवियत यूनियन ने एक लाइका नाम का कुत्ता भी स्पेस में भेजा था इस सैटेलाइट के साथ। बाद में सोवियत यूनियन ने जब इतना सब कुछ कर लिया, तब 1958 में जाकर के नासा ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च किया स्पेस में। अब ये सब तो हो गई बाहर देश की बातें। अब ये सब जब कुछ चल रहा था तो यहाँ इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई ये सब कुछ देखकर काफी इंस्पायर फील कर रहे थे। उन्हें ये सब देख के लगा कि देश की डेवलपमेंट के लिए स्पेस कितना जरूरी होता है। और उन्होंने फिर इंडिया के प्रधानमंत्री उस समय के यानी कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके साल 1962 में बनाया इसरो को, और इस तरह जन्म हुआ था इसरो का। शुरुआत में जब इसरो को बनाया गया था तब उसका नाम इसरो नहीं बल्कि इनकोस्पार था, यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकोस्पार का चेयरमैन बनाया जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही, इसलिए आज हम विक्रम साराभाई को द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। शुरुआत में इनकोस्पार के पास काफी कम रिसोर्सेस होते हैं, इसलिए आपने ऐसे कुछ पुरानी पिक्चर्स में देखा होगा कि रॉकेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स को ऐसे साइकिल्स और बैलगाड़ियों पर ले जाकर लॉन्च किया जा रहा है। इनकोस्पार ने अपना काम काफी जल्दी शुरू कर दिया था। 1962 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होने के अगले ही साल यानी कि नवंबर 1963 में ही इनकोस्पार ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया। और उस वक्त उसे इनकोस्पार ने खुद से नहीं बनाया था, बल्कि नासा ने उसे इनकोस्पार को सप्लाई किया था। लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट के होने के बाद इसरो के साइंटिस्टों ने नासा से सीख लिया और उन्होंने फिर आगे कुछ साल बाद यानी कि 20 नवंबर 1967 को इसरो ने अपना खुद का बनाया हुआ साउंडिंग रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया, जिसका नाम था रोहिणी 75। इसके 2 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1969 को, ये वो तारीख होती है जब इंडिया को आजाद हुए उस वक्त 22 साल हो चुके थे, और इस वक्त इनकोस्पार का नाम बदलकर इसरो रखा जाता है। इसरो का मकसद था स्पेस टेक को देश के विकास के लिए यूज करने का। और वापस से जब इसका नाम बदला जाता है इसरो में, तब वापस से इसरो का चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही बनाया जाता है। डॉक्टर साराभाई के अंडर काम करते हुए इसरो के साइंटिस्टों ने काफी मेहनत की और उन्होंने फिर साल 1975 में जाकर के इसरो ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्यभट्ट। डॉक्टर साराभाई 1975 तक तो जिंदा नहीं होते इस सैटेलाइट को देखने के लिए, क्योंकि उनका ध्यान साल 1971 में ही हो जाता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, जिसके बाद इसरो का चेयरमैन बनाया जाता है सतीश धवन को। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट जो था वो सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया था, क्योंकि उस वक्त इसरो के पास अपना खुद का कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। लेकिन फिर बाद में आगे जाकर 1980s के समय में इसरो ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी बना लिया, SLV-3। और इस SLV-3 का यूज किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए। और साथ ही इतना नहीं, इसरो ने बाद में और भी कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए,
जैसे कि ASLV, PSLV और GSLV जैसे सैटेलाइट्स। 1983 में इसरो को वापस से नासा की हेल्प लेनी पड़ती है अपना इनसैट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। इनसैट का फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इस सैटेलाइट की वजह से आज के दिन हम रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं और साथ ही टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो कहीं पर अगर तूफान आने वाला है या फिर अगर कहीं मौसम खराब होने वाला है तो इस सैटेलाइट की वजह से हम उसे पहले ही पता कर सकते हैं। इसके अगले ही साल अप्रैल 1984 में एक और बड़ा रिकॉर्ड टूटता है। एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट राकेश शर्मा पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले, जो कि उस समय इंडिया के लिए काफी प्राउड मोमेंट था। राकेश शर्मा दरअसल इंडिया के नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के एक रॉकेट सोयूज T-11 में गए थे, जो कि 8 दिन तक स्पेस में रहा था। इस एक बड़े रिकॉर्ड के टूटने के बाद इसरो की स्पीड आगे आने वाले डिकेड्स में और काफी ज्यादा तेज हो जाती है। साल 2008 में इसरो ने अपना चंद्रयान 1 मिशन किया था। अब में से कई सारे लोगों को याद होगा, इंडिया का पहला चांद पर जाने वाला मिशन, जिसने इसरो को काफी फेमस कर दिया था। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 seconds. Ignition sequence Plus 10 normal and lift off normal. R2 tracking. C2 tracking. R3 tracking. +20 seconds. Q1 tracking. इसके बाद आगे ही कुछ सालों में यानी कि साल 2014 में इसरो ने अपना एक और बड़ा प्रोजेक्ट किया, मंगलयान 1 प्रोजेक्ट, यानी कि मार्स पर जाने वाला प्रोजेक्ट। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, lift off normal. मंगलयान 1 प्रोजेक्ट उस वक्त काफी खास प्रोजेक्ट था पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया से पहले केवल 3 देश ही थे, यानी कि रशिया, चाइना और अमेरिका, जिन्होंने ट्राई किया था मार्स प्लेनेट पर जाने का। लेकिन उन्होंने कई सारे ट्रायल्स किए थे और हर बार उनका जो सैटेलाइट था वो मार्स प्लेनेट पर सही से लैंड नहीं कर पाया था, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश बनता है मार्स के सरफेस पर सही से लैंड करने वाला, जो कि उस समय काफी बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसने पूरे इंडिया और इसरो को काफी फेमस कर दिया पूरे वर्ल्ड में, और जिसकी वजह से इसरो को वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसीज में गिना जाने लगता है। और क्या आपको मालूम है कि इसरो ने इतना सब कुछ केवल $74 मिलियन के बजट में किया था? क्या आपको मालूम है कि कितना कम बजट होता है एक स्पेस प्रोजेक्ट करने के लिए? एक अंदाजे के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेके, कि उस समय पर हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द मार्शियन। उस एक हॉलीवुड की फिल्म को बनाने के लिए केवल $108 मिलियन खर्चे किए थे, जबकि यहाँ इन पूरा एक स्पेस प्रोजेक्ट इंडिया का $74 मिलियन के बजट में हुआ था, जो कि इसरो की एक काफी खास बात को दर्शाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये चाहे तो आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसरो और नासा के बजट को लेकर के। नासा का जो पूरा साल भर का एनुअल बजट होता है वो होता है पूरा $24 बिलियन, जबकि यहाँ इसरो का केवल $1.7 बिलियन ही होता है। एक और एग्जांपल चाहे तो आप इसका ले सकते हैं कि साल 2005 में नासा ने अपना एक सोलर मिशन किया था जिसका नाम था स्टीरियो। उसकी कॉस्ट नासा को पड़ी थी पूरे $550 मिलियन, जबकि इसरो ने कहा है कि आज के दिन यानी कि अगले ही साल वो ऐसा ही एक सोलर मिशन करने वाला है जिसका नाम होगा आदित्य L1। इसका जो पूरा कॉस्ट है वो इसरो ने बताया है $55 मिलियन, यानी कि नासा से 10 गुना कम बजट में इसरो ये चीज करने वाला है। और साथ ही आप इसी में भी मत भूलिएगा कि आज से 17-18 साल पहले 2005 में जब महंगाई उतनी ज्यादा नहीं थी आज के मुकाबले, तब उस समय नासा को कॉस्ट पड़ी थी $550 मिलियन, जबकि आज महंगाई जब कितनी बढ़ गई है, आज की इकोनॉमी में इसरो ये चीज करने वाला है। तो ये तो बात हो गई इसरो की जर्नी की। अब हम बात करते हैं इसरो के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें से एक मैंने आपको बताया आदित्य L1, जो कि अगले साल 2023 में होगा। साथ ही एक और प्रोजेक्ट है इसरो का, जैसे कि शुक्रयान 1 मिशन। इसे इसरो ने बताया कि ये साल 2025 में लॉन्च किया जाएगा और ये वीनस प्लेनेट पर होगा। और इसकी जो पूरी कॉस्ट है इसरो ने बताई है 62 से लेकर के $125 मिलियन के बीच में। और यहाँ पे भी एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि साल 2028 और 29 में नासा का भी 2 प्रोजेक्ट हैं वीनस प्लैनेट पर। साल 2028 में होगा वेरिटास मिशन और साल 2029 में होगा द विंसी मिशन। इन दोनों मिशन का जो कंबाइंड कॉस्ट है वो नासा ने बताया है $1 बिलियन से भी ज्यादा। और यहाँ ऐसा ही एक प्रोजेक्ट ही इसरो वीनस प्लैनेट पर 2025 में इनसे 10 गुना कम बजट में कर रहा है। और भी एक प्रोजेक्ट है इसरो की, जैसे कि चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन। चंद्रयान 3 एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है इसरो का, क्योंकि आपको मालूम होगा साल 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट किया था,
जो कि उन्होंने लॉन्च तो किया था अपना सैटेलाइट मून पर, लेकिन वो सही से लैंड नहीं कर पाया था मून के सरफेस पर, इसलिए वापस चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कि ये भी अगले ही साल 2023 में होगा। अभी जो 3 प्रोजेक्ट होंगे यानी कि आदित्य L1, चंद्रयान 3 और गगनयान, ये तीनों ही एक साथ 2023 में यानी कि अगले ही साल लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होगा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इसरो का सबसे पहला मैन्ड मिशन होगा, यानी कि इसरो पहली बार इंडिया से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है स्पेस में। गगनयान स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और ये स्पेसक्राफ्ट करीबन 5 से 7 दिन तक स्पेस में रहेगा और ये अर्थ के सरफेस से करीब 400 किलोमीटर ऊपर घूमता रहेगा। और इस पूरे गगनयान प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, आज तक का इंडिया का सबसे महंगा स्पेस प्रोजेक्ट होने वाला है ये। गगनयान मिशन के लिए तो वैसे सब कुछ इंडिया में ही बनने वाला है, बस 1-2 चीजें हैं जो बाहर की कंट्री करेगी, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स की स्पेस सूट्स और उनकी स्पेस ट्रेनिंग, और उनकी स्पेस ट्रेनिंग अभी रशिया में चल रही है और ये सब कुछ करने वाली है रशिया की एक स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस नाम की जो स्पेस एजेंसी है। अगर गगनयान 1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इंडिया दुनिया का चौथा देश बन जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाला, क्योंकि अब तक ये केवल 3 देशों ने ही किया है, रशिया, चाइना और अमेरिका ने ही बस। अभी जो गगनयान प्रोजेक्ट है इसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, यानी कि गगनयान 1, गगनयान 2 और गगनयान 3, जिसमें से पहले जो गगनयान के प्रोजेक्ट्स होंगे यानी कि गगनयान 1 और गगनयान 2, इन दोनों जो मैन्ड मिशन नहीं होने वाले, यानी कि इन 2 स्पेसक्राफ्ट में कोई भी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजेगा इसरो, बल्कि ये केवल एक सेफ्टी टेस्ट होगा जो कि इसरो के द्वारा किया जाएगा 2023 में। अगर ये दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर साल 2024 में जाकर के इसरो अपने गगनयान 3 स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा स्पेस में। साथ ही अगर लंबे समय के लिए अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें इसरो की, तो इसरो ने साल 2019 में अनाउंस किया था कि वो 2030 में अपना इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने वाला है स्पेस में, यानी कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे अभी टाइम है क्योंकि ये 2030 में होगा। साथ ही इसरो एक मंगलयान 2 प्रोजेक्ट भी प्लान कर रहा है। सो ये थी गाइस आज की ये वीडियो। इसरो आज काफी बड़ी स्पेस एजेंसी बन चुकी है, जिसमें आज 16,000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। उम्मीद है आगे आने वाले सालों में भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता रहेगा और ऐसे इंडिया का नाम और रोशन होगा पूरी दुनिया में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।